हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और ये वीडियो होने वाला है मेरी मारुति 800 ऑल्टो का रिव्यू कि आपको 2025 में खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। मैंने इसको 2024 में खरीदा था और 1 साल हो गया है। मैंने अच्छे चलाई है इस गाड़ी को। द्वारका, गुजरात और दीव दमन और हमारा काशी। और अब मैं नेशनल आया हूँ पहाड़ों में, पहली बार पहाड़ों में आया हूँ और बहुत अच्छी गाड़ी लगी मुझे। तो इस गाड़ी को लेने का मेन मोटिव जो होता है लोगों का, वो होता है करीबन एवरेज और पॉकेट, कि भाई सस्ती मिलती है। मेरा ही मेन मोटिव ये था क्योंकि बजट ही इतना था। कोई भी छोटी गाड़ी लेना चाहता नहीं है, बट ये पहाड़ों में बहुत कारगर है। अभी मैंने देखा तो ड्राइव रिव्यू तो बहुत अच्छा रहा मेरा, पावर वगैरह से कोई दिक्कत नहीं आती। तो मैंने ये सेकेंड हैंड ली थी 2024 में और मुझे पड़ी थी करीबन 1,65,000 की। कंडीशन बहुत अच्छी थी गाड़ी की। मैंने इसको 1 साल में 20,000 किलोमीटर चला चुका हूँ। अच्छा खासा मेरे को एक्सपीरियंस हो गया इस गाड़ी का। और इसमें मैं अगर आपको बात करूँ, मैं कोई ऐसा रिव्यू एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मेरी जो एक्सपीरियंस थी वो मैं शेयर करना चाहता हूँ एक बार। क्योंकि 2025 में भी काफ़ी लोग ऑल्टो को देखते हैं और ऑल्टो मोस्ट सेलिंग कार है सेकंड हैंड मार्केट में आज भी। बेचने जाओ, ढाके से लाइन लगी जाती है खरीदने वालों की। इसमें अगर मैं पॉजिटिव बताऊँ आपको, सबसे पहले तो पॉजिटिव इसमें जो है, मतलब एवरेज ही बोलूँगा मैं। सीटिंग पोजीशन तो इतना नहीं है, मगर जो एवरेज है इसका, जैसे मर्ज़ी चलाओ। मैं अकेला पंचर चलाता हूँ एकदम रफली, उसमें भी ये भाई 18, 19, 20 का दे देती है। अगर बहुत ही तेज़ मैं चला रहा हूँ और एसी पे चला रहा हूँ, जैसे मैं द्वारकाधीश गया था और वहाँ से तो मेरा पूरी फैमिली थी, लगेज था, सब कुछ था। और मैंने इसको बहुत कियाड़े पंचर 140 तक चलाया था। तो मेरे को तो सिर भी फुल एसी पे ना 17 पे दिया था। तो उस चीज़ पे मेरे को मज़ा आ गया था। इस मामले में गाड़ी बढ़िया है, मगर हाँ, ये है कि ये हाई स्पीड के लिए नहीं बनी है। जो पॉज़िटिव है वो ये है कि कहीं भी आराम से भाई इसको कहीं भी बिना मैं, मतलब सोचे समझे मैं घुसेड़ सकता हूँ बाइक की तरह। ये ऐसी गाड़ी है और मज़ा आता है एकदम से। तुम अगर चाहते हो, उसमें ये कारगर है। इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो सब एकदम बढ़िया है, उड़ जाती है मस्त तरीके से। एसी में दम तोड़ती है। और पॉकेट फ्रेंडली होने के बावजूद इसकी सर्विसिंग कॉस्ट इतनी सस्ती है भाई, 3,000-3,500 में अच्छी सर्विस हो जाती है। 6,000 7,000 तो करवाओ, मतलब मज़ा आ जाता है। ये सारी चीज़ें हैं इसमें। पार्ट्स सस्ते आते हैं। पार्ट्स तो मतलब बहुत सस्ते आते हैं, बाइक के खर्चे पे चलती है ये। मैंने पेट्रोल गाड़ी है, सीएनजी पे तो और भी मतलब एवरेज इतना खतरनाक देती है 30-35 का, तो वो तो मज़े से काटते हैं और डिग्गी खत्म हो जाती है। डिग्गी पहले ही छोटी है इसकी। और इसमें जो पॉजिटिव है, ग्राउंड क्लियरेंस भी मुझे सही लगता है इसका। ऐसा नहीं है कहीं टच हो रही है या कहीं कुछ है। शॉकर वगैरह भी बढ़िया है इसके एकदम। बस ये है कि कौन सी गाड़ी कैसी तुम ले रहे हो। मेरी गाड़ी अच्छी थी, उस हिसाब से मेरा सही था। तो अपने हिसाब से मतलब मेन तो इकोनॉमिकल ही रहता है लोगों का, कि हाँ भैया अपनी गाड़ी हो जाए, कोई बारिश और धूप इन सब चीज़ों से बचा ले, वो ही इसका मेन था। कौन बंदा 1.5 लाख, सवा 1.5 लाख, मतलब ऐसे कौन गाड़ी खरीदता है। मेरे को गाड़ी अच्छी मिल गई थी तो मैंने ले ली। हाँ, अब मैं अगर इसकी मतलब बिना सोचे समझे ले जा सकते हो, ये भी पॉजिटिव है। तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा, तुम्हारी पॉकेट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन सब चीज़ों में बहुत है कि भैया ऐसा होता है, हर बंदा बड़ी गाड़ी लेना चाहता है मगर ले नहीं पाता है। यही इसका रीज़न है। मैंने भी ली थी उस टाइम पे अपने बजट के हिसाब से। अगर आप सोच रहे हो कि ऑल्टो ले लेता हूँ, ले सकते हो। मतलब कंसिडरेशन में ये रख लेना। जो मैं उसको नेगेटिव पॉइंट बता रहा हूँ, पॉजिटिव तो सब बता सकते हैं। पॉकेट फ्रेंडली है, यही इसका पॉजिटिव मेन है। तो अब इसका नेगेटिव मैं बताता हूँ आपको। मैंने जब मैं चला रहा था, शुरू-शुरू में मज़ा आ रहा था। मुझे गाड़ी चलानी मैंने इसलिए सीखी थी, ये भी एक पॉजिटिव है। तुम मतलब ईज़िली गाड़ी चलानी सीखनी है, इससे सीख सकते हो। मेरे को तो भैया 1 हफ्ते में आ गई थी और शायद सीखी थी, मेरे दोस्त ने सिखाई थी। और मैं इसके नेगेटिव पे अब बात करता हूँ। तो नेगेटिव पॉइंट ये है, शुरू-शुरू में जब मैं चला रहा था मुझे इतनी दिक्कत लगी नहीं थी। मेरी हाइट 5'9" है और सिटिंग पोज़ीशन वगैरह इतनी, मतलब उस टाइम पे इतना फ़र्क पड़ता नहीं था। मगर जब मैंने लॉन्ग इसको चलानी शुरू करी, थोड़ा-थोड़ा शुरू में, जैसे मैं वहाँ गया था काशी, तो मैंने इसको मतलब फ़ील करा था कि ना थोड़ी देर बाद आप जब फ़ील करते हो, मतलब अपने आप में बॉडी एकदम हो जाती है इसमें, मतलब फिट नहीं कर पाती। और अंडर थाई सपोर्ट बहुत कम है इसका। मेरे तो यहीं पे आता है, सीधी करके चलानी पड़ती है। लगेज सिस्टम भी, मतलब अगर आप मेरे मैं 3 हम 3 एडल्ट्स और 1 बच्चा जाता है, सामान हो जाता है। तो हम तो 3 लोग जाते हैं तो एक आगे सीट पे रख लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती हमें। मगर फिर भी मतलब इसमें कंफर्टेबल राइड नहीं है। स्टीयरिंग का जो फीडबैक है वो अच्छा है, आप आराम से काटोगे बढ़िया करके। मगर एक जो होता है ना कि एसी पे तो बिल्कुल हाईवे पिकअप नहीं लेती, एक ये चीज़ भी है इसके अंदर। और अगर मैं आपको बताऊँ दूसरा नेगेटिव, कि अगर आपके बगल में कोई हैवी बंदा बैठा टच होता है, बहुत दिक्कत है। छोटी गाड़ी है, तो सोच समझ के ही लेना। हाईवे के लिए तो ज़्यादातर ये नहीं है। और सबसे, और भी अगर मैं बुरी बताऊँ इसको,
तो मैं आ रहा था जयपुर से, अपने भाई के साथ गया था और जयपुर में तो मतलब तूफ़ान सा आ गया था, बारिश आ गई थी। तो ये पहाड़ों के तूफ़ान हवा से ही हिलती है, चलते-चलते। और जो हाईवे पे पानी वगैरह आते हैं, पैचेज़ आते हैं, उसमें तो ऐसे डिसबैलेंस हो रही थी, बड़ी मुश्किल में चलाई मैंने उस टाइम। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें जो नेगेटिव पॉइंट लगती है, बिकॉज़ ये गाड़ी बहुत हल्की है। तो ऐसा लगता है, फ़ील होती है, जैसे खोलो बंद करो कागज़ है, डर लगता है। 1-2 बारी मेरे साथ ऐसा सीन हो गया ना, जिससे मेरे को थोड़ा डर हो गया फैमिली के साथ कि यार मतलब, तो इसलिए अब मैं लॉन्ग ट्रिप तो नहीं मार रहा हूँ, क्योंकि जब मैं द्वारकाधीश गया था, द्वारका में भी मेरे साथ यही सीन हुआ था। रात को हवा चल रही थी राजस्थान में और मैं जैसे ही मतलब गाड़ी हिल ली, मुझे पता नहीं चला। फिर मैंने उतर के देखा तो हवा चल रही थी बहुत और इस चक्कर में गाड़ी बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो रही थी। एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, बारिश में भी सेम यही चीज़ है। बाकी हेडलाइट वगैरह तो पुरानी आती है, वो आप अपडेट करवा सकते हो, मैंने नहीं करवाई, मैंने चलाई ऐसी। इसमें और नेगेटिव मैं अगर आपको बताऊँ, तो स्टीयरिंग एडजस्टमेंट वगैरह तो अब आजकल आने लग गए हैं, पहले कुछ आता था नहीं, ये जस्ट एक कार है और इसमें कोई एबीएस वगैरह कुछ नहीं आता है, एकदम बढ़िया, बस ऐसे ही चलाओ, लेके सीखो। तो अब ये है कि इसे निकालने की सोच रहा हूँ मैं, और इसकी जो आफ्टर सेल वैल्यू वगैरह सब कुछ बढ़िया है, तो निकल जाएगी और उसमें ऐड ऑन करके कुछ लेंगे अपना बढ़िया सा सेकंड हैंड या फर्स्ट हैंड जैसे मन करेगा। मगर अगर आपका बजट कम है और आप चाहते हो एक गाड़ी फैमिली के लिए, लॉन्ग टूर ज़्यादा नहीं मार रहे हो, तो आपके लिए ऑल्टो 800 बढ़िया गाड़ी है। इतना मैं कह सकता हूँ ओवरऑल में। बाकी नेगेटिव में मैंने बताई, हल्की गाड़ी है, टच वगैरह होने के चांसेस होते हैं। टच में ये भी है कि अगर टच हो गई, तो उसमें पॉजिटिव ये है कि सामान आसानी से मिल जाता है और सस्ता मिलता है। सेकंड हैंड में जुगाड़ कर सकते हो, पुराना माल उठा सकते हो। ये सब चीज़ों में से फ्लेक्सिबल है ये गाड़ी। और 2025 में इसको लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए? मैं बोलूँगा भाई, अगर आपको, आप स्कूटी पे चलते हो, छोटी फैमिली है, मेरी छोटी फैमिली है, इसलिए मैं 1 साल और 1.5 साल और निकाल सकता था और निकाल भी रहा हूँ। बट दूर का लॉन्ग ट्रिप मेरा बन रहा है, तो इस चक्कर में मैं थोड़ा सेफ चाह रहा हूँ, बच्चा है, फैमिली है, मम्मी है। इस चक्कर में मैं चाह रहा हूँ सेफ गाड़ी। मगर अगर आपकी छोटी फैमिली है, 2-3 बंदे हैं और आप चाह रहे हो कि यार मैं जाता हूँ, कैब करनी पड़ती है, पैसा लग जाता है, मेरे साथ भी सेम सीन था। उसमें ये गाड़ी परफेक्ट है, आप लो 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट करो, गाड़ी ऐसी लेना, मेरे को तो इसमें पैसा ना लगाना पड़े, सिर्फ़ मैंने सर्विस के पैसे लगाए हैं इसके अंदर, उसके अलावा कुछ नहीं है, टायर-वायर चेंज करवाए थे, गुजरात जाने के चक्कर में। उसके अलावा तो कुछ नहीं है। आप ले सकते हो, मैं तो यही कहना चाहूँगा। जैसे होंडा वगैरह की गाड़ी आ रही है, मगर उसकी जो है पार्ट्स वगैरह बहुत महँगे हैं, एक बार खराब हो गए ना, वो मतलब पॉकेट पे एकदम इफ़ेक्ट डाल देता है। बजट हो सकता है आपका महीने का, उस चक्कर में मारुति की ये ऑल्टो 800 परफेक्ट है। सीएनजी देख लेना, मगर मेरे हिसाब से पेट्रोल में तो मुझे मज़ा आ गया। मुझे बहुत अच्छी लगती है, ईज़ी टू ड्राइव है ये गाड़ी और मेरा रिव्यू इसमें पॉज़िटिव ही है। बस नेगेटिव जो हुआ था वो थोड़ा मैं डर गया था हाईवे पे, क्योंकि वो गाड़ी अगर आपके बगल से भी जाती है ना, तो उनसे हिलती है ये, आप ओवरटेक नहीं कर सकते, सोचते हो आप ओवरटेक करने से पहले। और एसी में तो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है ये। एसी में तो पावर ही नहीं है इसके अंदर। मैं तो उस एसी बंद करके ज़्यादा चलाता हूँ ताकि इसमें पावर मिले। और सीएनजी पे पता नहीं क्या ही हाल होता होगा, और पावर घुस जाती होगी इसके अंदर, तो मेरा तो ये है। लाइट पंजे चलाओगे, एक बार मैंने अपने भाई के साथ नाइट आउट करी थी, हम घूम रहे थे लाइट पंजे से, मतलब मैं बताऊँ आपको, इसने मुझे 23 तक का एवरेज दिया था, 23-24 कुछ रहा था। मगर जब मैं द्वारकाधीश गया था और बड़े लॉन्ग ट्रिप पे गया था, मगर मैं कैरे पंजे चला रहा था, जल्दी पहुँचने के चक्कर में, तो 140 भगी थी, अच्छी भगी थी, मगर फुल एसी पे इसने मुझे 17 का ही एवरेज दिया था। मैं भी चौंक गया था, भाई ये क्या हो गया? तो इतना है, आराम से अपना, बाकी ओवरऑल तो मुझे और कुछ में से लगता नहीं है। ट्रिप-व्रिप बढ़िया चल रही है, अभी मैं लाइसेंस आया हुआ हूँ, घूम रहा हूँ, बढ़िया एकदम, ऐसे निकाल लो पहाड़ों पे, भैया पहाड़ों की तो रानी है, कुछ ना कोई दिक्कत नहीं है अपनी रानी। तो यही है कुछ मेरा रिव्यू छोटा-सा, और ये उन लोगों के लिए है जिनको मतलब जो मिडिल क्लास है, जो मेरी तरह सोचते होंगे कि भाई गाड़ी ली जाए, नहीं ली जाए, बड़ी ले ले एक बारी। मुझे बहुत लोगों ने कहा था कि भाई बड़ी ले ले, मगर मेरे को चाहिए थी अभी कम्फर्ट के लिए कि मैं सीख लूँ, कहीं ठुक-वुक जाए, कोई दिक्कत ना हो और मैं सीख के अपना अच्छे चला लूँ। तो अभी जो है मैं ट्रेन हो गया हूँ, मुझे लग रहा है कि अब मैं ले सकता हूँ, और सारी बात होती है बजट पे। पिछले साल बजट कम था, कुछ और चीज़ें प्लानिंग थी, इस साल भी नहीं है, तो अगले साल हो सकता है मैं लूँ। सारी बात आती है बजट पे, अगर आपका बजट कम है और आपको अच्छी गाड़ी मिल रही है, आप ले लो। धूप में बाइक-वाइक पे फिरने से बहुत अच्छा है, अपनी फैमिली को आप सिक्योर करके चला सकते हो लोकल में। हाईवे पे भी थोड़ा बहुत जा सकते हो, लैंसडौन ज़्यादा दूर नहीं है, मैं आया हूँ, जयपुर भी गया हूँ, गुजरात बहुत दूर है, मुंबई बहुत दूर है, ये सब चीज़ें मत करना। मगर जैसे काशी भी दूर ही लगता है मुझे, तो एक बार को ना मेरे घुटने में दर्द होने लग गए थे इसमें। स्टीयरिंग पोज़ीशन सही नहीं है ना, तो मतलब ऐसे करके पैर रहता है लंबाई के चक्कर में, फिर पीछे करके चलानी पड़ती है गाड़ी बहुत ज़्यादा, तो उस चक्कर में थोड़ा पैरों में दर्द होने लग गया था इसमें, कम्फर्ट नहीं है। फिर थोड़ा बैक में भी रहता है, इसकी कुर्सियाँ जो चेयर है ना ये इतनी ज़्यादा वो नहीं है, कुशनिंग नहीं है जो और गाड़ियों में होती है। तो यही है कुछ, और मेरी गाड़ी की कंडीशन आपको दिखाया था मैं कि अभी कैसी है, अभी मस्त से चल रही है अपनी। तो मैंने कुछ नहीं करवाया इसके अंदर,
सब अपना ऐसे ही चल रहा है, जैसे ली थी वैसे चल रही है। तो टायर वगैरह नहीं करवाए थे, वो सब मैंने बता ही दिया है। उसके अलावा कुछ नहीं है और बहुत खर्चे बहुत कम में चलती है, मतलब ये बोल सकता हूँ मैं। मैंने अभी भी लास्ट सर्विस जब करी थी, गुजरात से पहले करी थी, उसके बाद भी जयपुर भी होया और जगह लोकल घूम लिया, काफ़ी जगह घूम लिया, लैंसडाउन भी आ गया और अब भी सर्विस करवाऊँगा, 3000 रुपये में सर्विस हो जाएगी इसकी बढ़िया, कुछ चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं इसको, और बेचनी होगी तो ऐसे निकाल लेंगे, वैल्यू अच्छी मिल जाती है अभी भी। 1 साल पहले ली थी 61 की, अब भी मेरे हिसाब से 140 120 की निकल जाएगी ये, अपना एक्सचेंज वैल्यू में। तो ये है कुछ मेरा रिव्यू ओवरऑल। तो हो सकता है आपको कुछ हेल्प मिली हो, कुछ समझ में आया हो, कैसे मेरा थॉट प्रोसेस रहा इस गाड़ी को लेने का और अब मैं कैसे सोच रहा हूँ। सब कुछ होती है बजट पे, एक्सपेक्टेशन पे और तुम्हारी क्या रिक्वायरमेंट है उस चीज़ पे। उस टाइम पे मेरी रिक्वायरमेंट कुछ और थी, अब मेरी रिक्वायरमेंट कुछ और है, तो उस हिसाब से मैंने ये अपनी गाड़ी ली थी। लेना ऐसे ही जो आपको थोड़ा अच्छी गाड़ी दिला दे। अगर पहले ही बची हुई गाड़ी होगी ना, तो उसमें तो फिर लगाए जाओगे पैसे, मज़ा नहीं आने का। तो ये सारा है कुछ मेरा, होप इससे आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ, ज़्यादा लंबी ना करते हुए।